13 दिसंबर 2025 हमारा CMA फाउंडेशन एग्जाम है। एक दिन 4 पेपर, 40% इन ईच पेपर एंड एग्रीगेट 50% लाना है। ओनली देन वी विल बी एबल टू पास आवर CMA फाउंडेशन एग्जाम। ऑफकोर्स हम टारगेट हाई करेंगे ताकि इतने तो बेयर मिनिमम आ ही जाए। आज के सेशन में हम चारों सारथीज आपके साथ जुड़ रहे हैं टू हेल्प यू प्लान द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि आपको ये पता चले कि किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करनी है और किस टॉपिक पे थोड़ा अपने आप को ज़्यादा धक्का देना है, ताकि हम अपना आने वाला अटेम्प्ट सक्षम सक्सेसफुल बनाएं। सो गाइज, हम स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 1 जो बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन है मेरे साथ। फिर कुलदीप सर आपके लिए पेपर 2 के लिए मिलेंगे, पीयूष सर पेपर 3 के लिए मिलेंगे, करण सर पेपर 4 का इकोनॉमिक्स टेक केयर करेंगे और वहाँ पे मैनेजमेंट वापस मैं मिलूंगी आपसे। तो आने वाले कुछ मिनट्स हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बिकॉज ऑल योर 4 पेपर्स वी आर डिकोडिंग, हेल्पिंग यू स्टार्ट द ABC एनालिसिस फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स, क्योंकि अब पेपर को कुछ ही समय रह गया है। चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडूज लेट्स गेट गोइंग विथ पेपर नंबर 1 दैट इज बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन। आपका बिजनेस लॉज 80% वेटेज कैरी करता है और कम्युनिकेशन जो पोर्शन है वो 20% वेटेज कैरी करता है। टोटल 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में मिलेंगे आपको, जहाँ 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पता चले कोई क्वेश्चन नहीं आता हम छोड़ के आके, ऐसा नहीं करेंगे। एटलीस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तभी भी 1/4 पॉसिबिलिटी है राइट आंसर देने की, ठीक है। बट ध्यान रखेंगे OMR शीट होगी, एक बार आपने आंसर मार्क कर दिया तो वापस चेंज नहीं कर पाओगे, तो पहले आप पेंसिल से मार्क कर सकते हो। वंस योर एंटायर सिलेबस पेपर इज ओवर तो फिर आप पेन यूज कर सकते हो। बट ध्यान रखेंगे, जब तक पेन से मार्क नहीं करोगे नंबर नहीं मिलेंगे। तो टाइम का ध्यान रखते हुए हम पढ़ाई करेंगे, अपना पेपर देंगे। ओके, अब आपका पैटर्न क्या रहता है फॉर पेपर नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सोर्सेज ऑफ लॉ, जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है, वहीं से क्वेश्चन दिखाई देते हैं। 10 नंबर आपको ये दे जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 बोले तो लगभग 15 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट यही रहता है आपका पैटर्न। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं और 30% वेटेज यही लेता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक सोगा से क्वेश्चन आते हैं, 31 से 40 NI एक्ट से आते हैं, 41 से 50 बिजनेस कम्युनिकेशन से आते हैं। अब हमारे को वेटेज तो पता है, बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं उसी तरीके से रिविजन करने लगते हैं। मेरे बेटे, पढ़ने में ऑफकोर्स आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तवज्जो ज़्यादा दिया हुआ, क्योंकि वो फाउंडेशन है, बिजनेस लॉज का बेसिस है और 30% वेटेज कैरी करते हैं। तो ऑफकोर्स हम एंटाइज हो जाते हैं, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यही टॉपिक कर लेते हैं। बट मेरे प्यारे बच्चे, इस समय जब हम रिवीजन कर रहे हैं, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो खाली एक चैप्टर के जंजाल में फंस के हमको नहीं रहना है। अब हमें स्मार्टली पढ़ना है। एटलीस्ट हम एक बार पूरा सिलेबस कर चुके हैं, अब हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं, MCQs तैयार कर रहे हैं, अपने आप को हर एक वो चीज़ से रूबरू करा रहे हैं, हर एक वो चीज़ में सक्षम प्रबल हो रहे हैं, 100% रेडी हो रहे हैं, जो कि हमारे को एग्जाम में सक्सेसफुल बनाएगा। ठीक है, तो अब हमें वेटेज तो पता है, बट ये नहीं कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही फंसे रह जाएं। या अगर आपको ये लगता है कि सोगा खाली MCQs करने से चल जाएगा, तो फिर आप एक गलत फहमी में है, जो आपको गलत फहमी हटानी है। वाई? बिकॉज सोगा बहुत टेक्निकल चैप्टर है, कंसेप्चुअली पढ़ा होगा तभी आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। ओके, बच्चों को लगता है हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लेते हैं, सोगा कर लेते हैं, NI कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट चैप्टर छोड़ के चल जाते हैं, हो जाएगा। मेरे बेटे, व्हाई डू यू वांट टू लीव फ्यू चैप्टर्स विच विल फेच यू मोर मार्क्स? क्योंकि यूनिट 1 भी मतलब कुछ गिने जिने क्वेश्चन ही आते हैं उस चैप्टर में से, और यूनिट 5 बिजनेस कम्युनिकेशन तो मेजॉरिटी टॉपिक आप क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ में पढ़कर आए हो। बहुत जनरल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो उन चैप्टर्स को हमें नहीं छोड़ना है। तो किस तरीके से हम ABC एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से हमारा नेक्स्ट कैटेगरी वाइज पढ़ाई होनी चाहिए, मैं आपको वो भी बताऊंगी, और कौन कौन से टॉपिक्स पर्टिकुलर चैप्टर्स में से भी आपकी प्रायोरिटी वाइज मैंने आपके लिए डिकोड किया है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे ABC एनालिसिस में। आपके फर्स्ट हाई वेटेज, मतलब आपको कैसे पढ़ना चाहिए इस समय, हाउ शुड यू स्टडी? यू शुड फर्स्ट डू योर 10%, जो ये आपका मॉड्यूल 1 है,
जो बहुत बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, डोंट डू दैट। पहले 5 क्वेश्चंस आपको एक तो कॉन्फिडेंस देंगे क्योंकि पहले 5 क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आ रहे हैं और आसान है, रिपीटेड, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ आस्किंग क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा, हर अटेम्प्ट में वही इक्वल वेटेज देते हुए सारे टॉपिक्स लिए जा रहे हैं। तो बेस्ट तरीका रहेगा मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 5 को आप रिवाइज कर लीजिए एमसीक्यू बैंक के थ्रू, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू बैंक रिलीज करके दिया हुआ है, जो कि अब हम आपके साथ ऑन CMS आरतीज यूट्यूब चैनल 1 दिसंबर से आपकी सीरीज शुरू हो रही है। विजय अभ्यास हम कर रहे हैं आपके साथ। 1 दिसंबर शाम को 4 बजे पहले आपसे एक टीचर मिलेंगे, 8:30 दूसरे टीचर मिलेंगे। तो हर दिन हम 2 सब्जेक्ट्स करेंगे इस तरीके से। 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक हम लगातार आपसे मिलेंगे टू डू योर MCQ बैंक। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बाकी हम आपके साथ जुड़ेंगे जहां हम ये MCQ बैंक्स के थ्रू आपको सेशंस एग्जाम के लिए रेडी कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये दोनों चैप्टर्स कर लीजिए थ्रू MCQ बैंक। इस तरीके से आपका रिविजन हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप 30% एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। मतलब 30% कहने का मतलब आप ये समझिए कि 15 क्वेश्चंस आप कर लेंगे जहां से आप 30 नंबर ले लेंगे। ओके, अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन समझते हैं कि पहले ये टॉपिक्स करेंगे, फिर ये टॉपिक्स करेंगे, फिर ये टॉपिक्स करेंगे और फिर उनके लिए भी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट्स आते हैं और आप MCQ नहीं करके गए हैं तो फिर ABCD सब कुछ सेम ही लगेगा मेरे बेटे। एक ऑप्शन लगेगा ब्लू, दूसरा ऑप्शन लगेगा नीला, तीसरा ऑप्शन लगेगा डार्क ब्लू और चौथा ऑप्शन लगेगा आसमानी। सारे तो ब्लू हैं। फिर हमें अब्बा डब्बा चब्बा लगने लगता है अगर हमने ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी होती। तो इस समय MCQ प्रैक्टिस इज अ मस्ट। उस पर भी आऊंगी, बट पहले मैं आपको चैप्टर वाइज, जो ये 3 चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, बोले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इनमें से मैं वो टॉपिक्स बताती हूँ जो रिपीटेडली हर अटेम्प्ट में आए ही आए हैं, वो भी मार्क्स वाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूल 2। जो आपका मॉड्यूल 2 है, बोले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। आप पहले 30% वेटेज की तैयारी कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम चल रहे हैं बैलेंस 70% को तैयार करने के लिए। मॉड्यूल 2 में आपकी जो हर अटेम्प्ट में, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए हैं, वो है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 10 है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यहाँ सारी बातचीत आपको स्ट्रांगली आपको पता होनी चाहिए। और मैंने मैराथन आपके लिए लगभग 6.5 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज कराया हुआ है। आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा, उसके नोट्स बहुत कंसोलिडेटेड मैनर मैंने आपको दिए हुए हैं। आप जहाँ से सेक्शंस लर्न करना भी आसान है, जहाँ पे केस लॉज जो रेलेवेंट है हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी आसान है, और कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो ही जाएंगे। ओके, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्टेंस, 2 से 4 नंबर का पेपर यही टॉपिक दे देता है आपको। तो सबसे पहले इसी टॉपिक को रिवाइज कीजिए, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, चाहे आपने हमारे साथ निर्माण बैच में लाइव क्लासेस अटेंड करी है, चाहे आपने सेल्फ स्टडी करी है, चाहे आपने यूट्यूब पर हमारे CMS आरती यूट्यूब चैनल पर मैंने पूरा सिलेबस कवर कराया हुआ है, चाहे आपने वहाँ से पढ़ाई करी है ना, रिकॉर्डेड वर्जन वहाँ पर भी अवेलेबल। तो आप कहीं से भी पढ़ा हो आपने, आपको ये प्रायोरिटी अपने नोट्स की उठानी है और सबसे पहले यही टॉपिक कर लेना है। देन वॉइडेबल अग्रीमेंट्स एंड नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट से भी 2 से 4 नंबर का पेपर हर अटेम्प्ट में दिखा है, every attempt. So you do not want to mess with this category 1. Okay, consideration section 2D, legality of object एंड लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे तो एसेंशियल्स में कवर हो जा रहे हैं, बट इन एसेंशियल्स में से भी पर्टिकुलरली इन दोनों टॉपिक से केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 से 8 नंबर का पेपर हर अटेम्प्ट में इस टॉपिक से दिख रहा है हमें। देन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज से केस बेस्ड क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। इट कुड बी इन कंटेक्स्ट ऑफ अ एलियन एनिमी और एलियन फ्रेंड, इट कुड बी इन कंटेक्स्ट ऑफ somebody who is too much drunk, मतलब बेसिकली साउंड माइंड का सेक्शन 12 और सेक्शन 11 मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 6 नंबर का पेपर आपको कैपेसिटी ऑफ पार्टीज और फ्री कंसेंट से दिखेगा। फ्री कंसेंट अभी कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन से भी आ सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी आ सकता है, फ्रॉड से भी आ सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन से भी आ सकता है, मिस्टेक से भी आ सकता है। तो ये टॉपिक इन जनरल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वंस यू आर डन विद योर MCQ बैंक ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 5, अब आपको मॉड्यूल 2 के ये टॉपिक्स करने चाहिए।
मॉड्यूल 2 में अब आगे बढ़ते हैं। क्वासी एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से भी हर अटेम्प्ट में आपको 2 से 4 नंबर का पेपर दिख रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी इसी तरीके से 2 से 4 नंबर का पेपर दिख रहा है। पहले ये टॉपिक्स कर लो, ठीक है। वंस यू आर डन विद दीज टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 2, मतलब फ्रॉम योर मॉड्यूल 2, अब मॉड्यूल 3 पर ही हम चल देंगे। बाकी टॉपिक जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद में करेंगे, पहले ये टॉपिक्स पढ़ लेंगे अपने नोट से, ओके। मॉड्यूल 3 में जो आपका सोगा है, सोगा टेक्निकल है मेरे बेटे, बिल्कुल इसको ऐसे नहीं कर सकते खाली एमसीक्यू करने से बात चल जाएगी। एमसीक्यू पहली बात तो आपको एंजाइटी देगा, डिप्रेशन देगा, ऐसा लगेगा मुझे आता नहीं है, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये दिक्कत देने वाला चैप्टर बन सकता है। तो बेस्ट रहेगा भी, वैसे तो पूरा सिलेबस चैनल पर अवेलेबल है काफ़ी डिटेल मैनर में, बट इस समय हमारे पास डिटेल पढ़ने का समय नहीं है, तो बेस्ट रहेगा आप सोगा का मैराथन ले लीजिए। लगभग 1 घंटे के अंदर मैंने सोगा कंप्लीट कराया हुआ रिवाइज। आप वहाँ से अटेंड करने के बाद अपने नोट्स पकड़िए और इन टॉपिक्स को अच्छे से करिए। जैसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको लगभग 2 से 4 नंबर का हर पेट अटेम्प्ट में दिख रहा है। और अगर आप रिसेंट MQPs देखते हो, जो दोनों सेट्स हमारे इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ करे हैं, दोनों ही सेट में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो प्रॉपर्टी एज अ डेफिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ ओनरशिप के बारे में बातचीत हो रही है। प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे को सेट 1 में दिखाई दी है। गुड्स, ये डेफिनेशंस अच्छे से करेंगे, ओके। देन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से 4 से 6 नंबर का पेपर हर बार बनता है। यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। कंडीशंस एंड वारंटीज के बिना पेपर बनता ही नहीं है। यस, वी नो समथिंग दैट इज असेंशियल टू द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कंडीशन। जो असेंशियल नहीं है, कोलैटरल है, वारंटी है, वहाँ से भी 2 से 4 नंबर का पेपर हर अटेम्प्ट में आता है। तो जब आप रिविजन कर रहे हैं तो यस, इस पर आपको ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। फिर एसेंशियल कंडीशंस पढ़ेंगे 6 से 8 नंबर का, मतलब जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 6 से 8 नंबर का अपन के पास कंसिडरेशन, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लीगैलिटी ऑफ कंसिडरेशन था, वैसे ही सोगा के अंदर हमारे पास ये एसेंशियल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, जहाँ से 6 से 8 नंबर का पेपर हर अटेम्प्ट में बनता है, ओके। यू डू दिस टॉपिक्स फ्रॉम सोगा, देन मूव टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत टेक्निकल है, बट इजी क्वेश्चंस आते हैं एट फाउंडेशन लेवल, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। यहाँ 2 फेवरेट टॉपिक्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, एक तो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एक डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट्स दैट हैव बीन स्पोकन अबाउट इन डिटेल इन आवर सिलेबस, दैट इज प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप कर लेंगे, इससे क्या होगा, मेजॉरिटी पेपर के लिए आप रेडी हो गए, क्योंकि आप 30% के लिए तो ऑलरेडी रेडी हो गए थे MCQ बैंक से, और फिर चैप्टर 2, 3, 4 से भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। सबसे पहले ये खत्म कर लेंगे और इससे आप 100% पास तो हो ही जाएंगे, बट ऑफकोर्स हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तो इंस्टीट्यूट रैंक्स भी रिलीज करने लग गया, ठीक है। फिर अब हम चलेंगे कैटेगरी बी। नाउ व्हेन आई एम सेइंग, हियर इज अ डिस्क्लेमर गाइस, आई एम नॉट सेइंग कि आप पेपर छोड़कर ये टॉपिक्स छोड़कर चले जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप ये टॉपिक्स कर लेंगे तो आप मेजॉरिटी एग्जाम के लिए रेडी हो गए हो, बाकी भी करने हैं। और अच्छी बात पता है क्या है, जो मॉड्यूल, जो कैटेगरी बी है, ये कैटेगरी सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैटेगरी सी है, ये आसान भी है। हर इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई नहीं है, बट आसान भी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार एग्जाम में ये टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जैसे हर अटेम्प्ट में पूछे गए कैटेगरी ए वाले पेपर क्वेश्चन टॉपिक्स, ऐसे कैटेगरी बी वाले में फ्रीक्वेंसी हाई है, बट हर बार जरूरी नहीं पूछे जा रहा है। बट कैटेगरी सी ऑल्टरनेटिवली पूछे जा रहा है, कभी जून में पूछे जा रहा है, कभी दिसंबर में पूछे जा रहे हैं, इस तरीके से, ओके। सो कैटेगरी बी बताती हूँ। यहाँ पर मॉड्यूल 2 में आप डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए, 2 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ जाता है ऐसे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे नोवेशन, रिमिशन, रिसेशन, ब्रीच, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ओके। ब्रीच एंड रेमेडीज एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपने कंसेप्ट को उठाइए, रिकॉल कीजिए। अभी अब चैप्टर नंबर 2, 3, 4 कि मैं भी MCQs करने को नहीं बोल रही हूँ, अभी मैं कंसेप्ट्स को रिवाइज करने को बोल रही हूँ, ओके। ऐसी मॉड्यूल 3 जो सोगा है, वहाँ पे राइट्स ऑफ अनपेड से अलग कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये, ठीक है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। और यहाँ पे लियन, एक पर्टिकुलरली लियन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
या ट्रांजिट एटसेट्रा वाला पोर्शन पूरा आपको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। और फिर मॉड्यूल 4 में क्रॉसिंग कीजिएगा, चाहे वो जनरल क्रॉसिंग है चाहे स्पेशल क्रॉसिंग है, इसके कंसेप्ट आपको थरोली क्लियर होने चाहिए, जो कि मैंने जो मैराथन जिसका मैं रेफरेंस आपको बार बार दे रही हूँ वहाँ पर भी बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया, इन केस आपने नेगोशिएबल इन्वेस्टमेंट कभी पहले नहीं किया था और अभी आने वाला टाइम देने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं कैटेगरी सी टॉपिक्स पे। कैटेगरी सी जो लो प्रायोरिटी है बट हमें छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने क्योंकि इजी है, ओके। जैसे ई कॉन्ट्रैक्ट एंड सिग्नेचर, बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैंने पढ़ा रखा है मॉड्यूल 2 से, मॉड्यूल 3 से परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और मॉड्यूल 4 से डिसऑनर ऑफ चेक। अब देखिए डिसऑनर ऑफ चेक ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है बट अगर पूछा गया तो बिल्कुल डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, मान लिया टेक्निकल है बट एक बार आपको समझ में आ गया तो ये 2 नंबर, मतलब 2 नंबर ले लो, हमें तो हर 2 नंबर लेना है ना, क्योंकि हमारे को पास भी होना है, हमारे को अच्छे नंबर भी लाने हैं, हम रैंक की ओर भी जा सकते हैं। एंड इफ यू आर टारगेटिंग देन यू शुड नॉट मिस दीज टॉपिक्स। एक बार ये हो गया, नाउ यू शुड वंस दिस एंटायर थिंग इज ओवर, अब आप एमक्यूपी करिए दोनों सेट, है ना। अभी रिसेंटली जो हमारे निर्माण बैच वाले बच्चे उनके साथ मैंने लाइव दोनों सेट्स किए, आप खुद भी कर सकते हैं। एंड इफ यू नीड एनी असिस्टेंस फ्रॉम आर एंड लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, CMA लॉ बाय CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप है, लॉ बाय CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अरे गिव मी अ मोमेंट, ओके। लॉ बाय CMA दिशा दुआ एक टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैं 2 वे कम्युनिकेशन, मतलब खाली ये चैनल नहीं है, इट्स अ ग्रुप जहाँ पे आप मेरे से बात करेंगे, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगा। एनीथिंग स्पेसिफिक दैट यू वांट टू नेट नो, 1 से लेकर 8 दिसंबर इंडिविजुअल्स मैं आपके साथ, हम सारे CMA साथी आपके साथ जुड़ रहे हैं फॉर MCQ बैंक जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया हुआ है, इसके 100% सारे क्वेश्चन हम सेशन में यूट्यूब पर ही करेंगे, बट ये दोनों चीज़ें आपको खुद भी करनी चाहिए बिकॉज सेल्फ स्टडी का कोई भी तोड़ और नहीं है। आई होप आपको पेपर नंबर 1 में एकदम क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए, रोज के आपको 2 से 3 घंटे पर सब्जेक्ट देने चाहिए, क्योंकि एक दिन में चारों पेपर करने हैं एंड इट इज गोइंग टू बी अ मैराथन। एक दिन में 4 पेपर आसान नहीं है बट लोग करते आए हैं तो आप भी कर लेंगे, ओके। लेट्स फोकस। अभी लॉ हो गया क्लियर, आपसे कुलदीप सर मिलेंगे टू गिव यू क्लैरिटी अबाउट पेपर नंबर 2, ओके। हाँ जी, तो पेपर नंबर 2 फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एबीसी एनालिसिस, ये डियर एनालिसिस देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी आंखें फट जाएंगी और आप हो सकता है घबरा भी जाओ। सर आपने हमें घबराहट देने के लिए ये वीडियो बनाया क्या? नहीं डियर, ये आपकी आंखें खोलने के लिए है कि अभी भी आपके पास टाइम है, और वो टाइम कैसे है और उसको यूटिलाइज कैसे करना है ताकि आप एग्जामिनेशन में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पास हो सकें और बहुत ही जबरदस्त आपके फाउंडेशन लेवल के एग्जाम में स्कोर कर सकें, ठीक है, स्पेशली आपके अकाउंट्स के अंदर। वैसे तो आप सभी जगह अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं आपको गुड न्यूज दूंगा, गुड न्यूज हो सकता है आपको मिल गई हो पेपर नंबर 1 के अंदर ही, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे गुड न्यूज दूंगा आपके पेपर नंबर 2 फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग को लेके। बट हाँ, एनालिसिस को देखने के बाद आपको थोड़ा शॉक भी लगेगा कि सर ये कैसे हो सकता है। तो बस अब मैं और टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहता, आ जाओ मेरे साथ एबीसी एनालिसिस पे फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के। सबसे पहले एनालिसिस के अंदर डियर आपको बात को समझना है, जो आपको चैप्टर कवर करने हैं और जो चैप्टर आपको कवर नहीं करने, मतलब आपको छोड़ भी सकते हो नहीं भी छोड़ सकते, वो कौन से हैं वो हम देखते हैं। डियर ये है आपका एबीसी एनालिसिस। सर ये क्या है? कोई एबीसी एनालिसिस नहीं है डियर। आपके फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में लिटरली कोई एबीसी एनालिसिस नहीं है। एक बार को मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, आपकी जो स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो 15% की वेटेज रखती है, लेकिन बेटे इससे जब 7 से 8 क्वेश्चंस लगातार बनते हैं ना भाई, 100 नंबर के पेपर में 15% की वेटेज का मतलब 15 से 16 मार्क्स होता है कि नहीं होता, और आपके 8 क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो जब बीच में आपको वो 8 क्वेश्चन दिखाई देंगे ना, तो वो 8 क्वेश्चन आपके बाकी के 25, 30% पे डायरेक्टली इंपैक्ट डालेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप यहां पे एबीसी एनालिसिस करके जाओ। मैं चाहता हूं आप सारी कैटेगरी को ए कैटेगरी बना दो, आप सारी कैटेगरी को ए कैटेगरी बना दो।
सर लेकिन हमने तो अभी ये चैप्टर कवर ही नहीं किए, सिलेबस नहीं किया है, या फिर रिवीजन नहीं किया है, या फिर प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं डियर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको सबसे पहले बस एक छोटा सा काम करना है। आप बहुत ही बदमाश बच्चे हो और आप बहुत ही लल्लू लाल हो। आपने अभी तक ना मैराथन देखा नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया हो सकता है आपने ना भी देखा हो। डियर सबसे पहले तो आपको मैराथन देखना है और इसको एक कैटेगरी में कन्वर्ट करना है। सर लेकिन ना वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे कवर करेंगे? बेटे इसी को कवर करवाने के लिए, पूरे सिलेबस को कवर करवाने के लिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए, आपके एग्जाम में आपको पास करवाने के लिए 1 दिसंबर से हमारी पूरी टीम लाइव आ रही है। और मैं आपको अपना टाइम बता देता हूं। मैं 3 सेशंस यहां पे लाइव लेने वाला हूं। आपका पहला सेशन रहेगा 1 दिसंबर को, ठीक है? पहला सेशन विल बी ऑन 1 दिसंबर और दूसरा सेशन रहेगा आपके 2 दिसंबर को और थर्ड सेशन विल बी टेकन ऑन आपका 5 दिसंबर। टाइमिंग रहने वाला है रात को 8:30, ताकि आप सारी बातें, सारे चीजें करके फ्री हो जाएं। आपका कॉलेज भी खत्म हो जाए, आपके कुछ भी चल रहा हो आपके डे टाइम में, वो सब खत्म हो जाएगा। आप रात को मेरे साथ बैठोगे प्रैक्टिस सेशन के लिए। सर इसमें आप क्या करवाओगे? डियर इसमें जितने भी आपके मॉडल क्वेश्चंस पेपर होते हैं, ठीक है, चाहे आपका सेट 1 हो, सेट 2 हो, पिछले सारे अटेम्प्ट्स के ऑल अटेम्प्ट्स वो हम यहां पे कवर करने वाले हैं। सर क्या इससे हम पास हो जाएंगे? डियर इसके साथ साथ देखो, वैसे तो 400 प्लस क्वेश्चंस इसके अंदर हो जाएंगे, 400 प्लस क्वेश्चंस। आप बात को समझो, अगर हम 2 से ढाई घंटे में बैठते हैं तो मैं ऑन एन एवरेज 1 घंटे में आपको करीब 50 क्वेश्चंस, मतलब 1 मिनट का एक एवरेज ले रहा हूं मैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में टाइम लग सकता है 2-3 मिनट, तो 1 घंटे में 50 एमसीक्यू मैं आपको आराम से करा दूंगा, यानी कि एक पेपर आराम जल्दी हो जाएगा डियर। ज्यादा एमसीक्यू हो जाएंगे, मेरा स्पीड बड़ी ज्यादा रहेगी इसमें, 70 to 80 एमसीक्यू, तो यानी कि 200 क्वेश्चंस तो मैं आपके शायद 2 सेशंस में ही कवर करा दूंगा, ठीक है, 200 या 250 क्वेश्चन। अब तीसरे सेशन में अगर हमारे पास टाइम बचा तो मैं आपको अपना एक टेस्ट सीरीज जो मेरे पास है पेड वाले बच्चों की, उसका पूरा, पेड वाले बच्चों को 3 सेशंस जाते हैं डियर, जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है पूरे 50 नंबर 100 नंबर का, उसमें से एक टेस्ट मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, पूरा का पूरा टेस्ट। तो आप ये समझ लो, आप कम से कम 8 + 1 9 क्वेश्चंस पेपर, 9 से 10 क्वेश्चन पेपर आप एग्जाम से पहले दे के जाओगे एग्जाम में। जब 9 पेपर आप करके जाओगे एग्जाम में, आपकी तैयारी ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट हो जाएगी कि किसी भी टाइप का एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएगा, यस यू कैन डू इट, ठीक है? तो यहाँ पे डियर 400 से 500 क्वेश्चंस आपके कवर होने वाले हैं और दीज आर मोर देन एनफ जो आपको आपका एग्जाम पास करा दे फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आ जाओ आपके पेपर नंबर 3 पे, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगले आपके एबीसी एनालिसिस में। अब आ जाते हैं एबीसी एनालिसिस करने हमारे पेपर नंबर 3 का। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज, एबीसी एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये कर लो, ये मत करो, ये कर लो, ये मत करो। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, एबीसी एनालिसिस का मतलब ये है कि जो मैंने कैटेगरी ए चैप्टर्स लिखे हैं उसमें आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना है, उनसे कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम आपको कैटेगरी बी चैप्टर्स में करना है, एंड उनसे कंपैरेटिवली कम आपको कैटेगरी सी चैप्टर्स में करना है टाइम डिवोट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा सिलेबस है ना माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पेपर नंबर 3 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसमें हमारा जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो 40% वेटेज रखता है एंड स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन हमारा 60% वेटेज रखता है। जो अरिथमेटिक वाला हमारा यूनिट है उसमें 15% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो अलजेब्रा है उससे 20% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड कैलकुलस से 5% पूछे जाएंगे। बात करते हैं स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसे हम प्यार से इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, वो आपका 5% वेटेज कैरी करता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन 15% वेटेज कैरी करता है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आपका 15% वेटेज कैरी करता है एंड प्रोबेबिलिटी भी आपका 15% वेटेज कैरी करके चलता है। इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज वाला चैप्टर आपका 10% वेटेज कैरी करके चल रहा होता है। ये तो हमारे बड़े बड़े क्या नाम है इनका, यूनिट्स हैं जो अपनी वेटेज को कैरी करते हैं, बट इन सभी के अंदर अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। तो आइए देख लेते हैं वो कौन से चैप्टर पे हमें कितना ध्यान टाइम डिवोट करके चलना है। सो सबसे पहले है हमारे पास कैटेगरी ए चैप्टर, जिसमें है हमारे पास रेशियो एंड प्रपोर्शन।
जो हमारा किसका पार्ट है, अरिथमेटिक का पार्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे अपना सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एग्जाम्पल के लिए यहां पे आप यहां पे आप क्या कर रहे हैं, 5 आवर्स ईच, हर चैप्टर पे आप 5 आवर्स ईच डिवोट कर रहे हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन, सेट्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये 6 चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जिसमें आपको, ये मैंने एग्जांपल दिया है, आप 5 की जगह 7 भी कर सकते हैं, 7 की जगह 10 भी कर सकते हैं। ये मतलब क्या है कहने का, कि जितना भी टाइम आप यहां डिवोट कर रहे हैं उसका 70%, कम ऑन, उसका 70% आपको 70% ऑफ टाइम आपको कैटेगरी बी चैप्टर्स में डिवोट करना है। अगर आपने यहां 10 घंटे डिवोट करे पर चैप्टर, तो आपको यहां पर चैप्टर ओनली 7 आवर्स में अपना टाइम डिवोट करना रहेगा। एंड सिमिलरली यहां पे आपको कितना टाइम डिवोट करना है, 50%। अब आओ इधर चैप्टर्स के नाम देखते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन हमारा मैराथन के अंदर में कवर्ड है। सेट्स बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, सेल्फ में बहुत प्यार से हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी हमारा किस में कवर है, मैराथन के अंदर में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्यारा चैप्टर, प्यारा, ये भी आप लोग अपने आप में सेल्फ में कर सकते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये भी हमने मैराथन में कवर किया है और बहुत अच्छे से कवर किया है, इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए हैं। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन भी हमने मैराथन में कवर किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैटेगरी ए चैप्टर को आपको बहुत प्यार से आप मैराथन से रिवाइज कर सकते हैं। सिर्फ 2 चैप्टर आपको अपने पार्ट पे रिवाइज करने होंगे, जो कि लल्लू चैप्टर है, उन्हें भी आप अपने पार्ट पे बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। आ जाइए अब देखते हैं, हम कैटेगरी बी चैप्टर्स की बात करते हैं। जो हमारे कैटेगरी बी चैप्टर्स हैं उसमें सबसे पहला हमारा जो आता है पार्ट, वो है हमारा एपीजीपी। क्या है हमारा, एपीजीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे स्टूडेंट्स कभी भी परेशान नहीं होते, लेट मी टेल यू। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत आराम से हो जाता है, इसे भी आप लोग बहुत ही प्यार से अपने पार्ट में सेल्फ कर सकते हैं। बात करते हैं इंडाइसेस एंड लॉगरिथम की। ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है एंड इसमें कई बार स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। ये चैप्टर भी हमने मैराथन में कवर कर रखा है। जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को हमेशा ये रहता है कि सर कहाँ पे परमुटेशन लगेगा, कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा, हमें आज तक यही समझ नहीं आया, तो हम इसीलिए क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो मैंने आप सभी को एक बताया था, एक ऐसी लाइन लिखवाई थी जिस लाइन को मैंने कहा था 10 बार लिखो और उस लाइन से आपको क्लियर हो गया होगा। वो लाइन भी कहां है, मैराथन में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आपका मैराथन में कवर हो गया है। आपको क्या करना है, इन कैटेगरी बी चैप्टर्स में भी 70% ऑफ टाइम अपना डिवोट करना है पर चैप्टर, जितना आपने यहां पे किया है। अगर आप यहां 10 आवर्स कर रहे हैं तो यहां पे आपको 7 आवर्स करना है, वहां आप 5 कर रहे हैं तो यहां पे आपको 3.5 आवर्स करना है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी आपका क्या है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते बहुत ज्यादा इजी है। इस चैप्टर को भी आप लोग बहुत प्यार से रिवाइज करके चल रहे होंगे। देन है आपका इंडेक्स नंबर। तो ये है आपके कैटेगरी बी चैप्टर, जिसके अंदर आपको मेरे अकॉर्डिंगली, अगर आप जो आपका कैटेगरी ए चैप्टर्स हैं उसमें आप 10 आवर्स दे रहे हैं तो यहां पे आप 7 आवर्स दीजिए, वहां आप 5 दे रहे हैं, यहां पे 3.5 दीजिए। तो बेसिकली पर चैप्टर को आपको बांट के चलना है एंड उस अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटेजाइज करना है कि कौन से क्वेश्चंस को आपको अपने अकॉर्डिंग पिक कर करके करना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी सी चैप्टर्स, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 50% टाइम डिवोट करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स की वो थ्योरी वाला पार्ट जो पहला हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स में। सेकंड है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस बहुत प्यारा है, इसके अंदर 2 ही कॉन्सेप्ट है हमारे, एक फॉर्मूला है, 2 कॉन्सेप्ट, बस इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। कैलकुलस, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कैलकुलस की तो यार वेटेज अच्छी खासी है। इधर आओ यार, देखो सर कैलकुलस की वेटेज तो 5% है, यानी कि हमारा 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप इसे ऐसे इग्नोर करने को क्यों कह रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? मैं इसे इग्नोर करने को नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं आपको इसे लास्ट में पढ़ना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस जो है ना बहुत लेंदी है। क्या है, बहुत ज्यादा लेंदी है। तो इसीलिए, और पहली बात, कोई भी स्टूडेंट जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा क्या करता है, एनर्जी खाता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप क्या हैं, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से रहे हैं, जिन्होंने क्लास 11 12 में मैथमेटिक्स नहीं ली थी, इस चैप्टर को छोड़ दो, इस चैप्टर को छोड़ दो। ये चैप्टर जितना आपका टाइम लेगा ना, उससे ज्यादा टाइम, उतना ही टाइम अगर आप बाकी चैप्टर्स में डिवोट करने चले जाओगे ना, बहुत प्यार से, यस बहुत प्यार से आप लोग 80 90 आराम से स्कोर कर रहे होगे। लेकिन अगर इसके पीछे जाओगे कि नहीं सर हमें तो 100% सिलेबस कवर करना है, हमें तो 100 मार्क्स लेके आना है, ये आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब कर देगा। इसलिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कैलकुलस वाला पार्ट देख रहे हो। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एबीसी एनालिसिस पर चैप्टर की, जिसमें आपको कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, इस तरीके की बातें यहाँ पे की गई हैं। एट लास्ट आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि 1 दिसंबर से, यस माय डियर स्टूडेंट्स, 1 दिसंबर से मैं आ रहा हूं आप सभी के साथ एमसीक्यू के सेशंस लेके। यस, कब से, फ्रॉम 1 दिसंबर टू 4th ऑफ दिसंबर मैं आप सभी के साथ आ रहा हूं लाइव एमसीक्यू सेशंस लेके। क्या करके, लाइव एमसीक्यू सेशन लेके
शाम को 4 बजे हम जुड़ रहे होंगे 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक लाइव शाम को 4 बजे, जिसमें हम इन सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू दन 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 करके लगा रहे होंगे एंड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आप सभी से उन एमसीक्यू सेशन में एंड आई होप आप सभी को एबीसी एनालिसिस में देख के मजा आ गया होगा। तो आप सभी से मैं मिलूंगा लाइव सीधा 1 दिसंबर को शाम 4 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ करण गर्ग एंड अब हम अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हमारे पेपर नंबर 4 हो जाता है सीएमए फाउंडेशन का, इसका एबीसी एनालिसिस देखने वाला है कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी तक आपने लॉ का एनालिसिस देख लिया दिशा मैम के साथ, कुलदीप सर के साथ अकाउंट्स का एनालिसिस देख लिया, पीयूष सर के साथ मैथ का एनालिसिस देख लिया एंड अब हम देखने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का एनालिसिस। जैसे कि आप जानते हो जो हमारे पेपर नंबर 4 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी हमारा मैनेजमेंट पोर्शन। अब जो मैनेजमेंट पोर्शन है ये फिर से आपके साथ दिशा मैम आएंगी एंड वो आपके साथ डिस्कस करेंगी कि मैनेजमेंट में से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। बट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में 4 मॉड्यूल्स हैं। लाइक जो हमारे फर्स्ट मॉड्यूल है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें से अप्रॉक्स 15 मार्क्स का, मतलब 6 to 8 एमसीक्यूज यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा मॉड्यूल नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इसमें से 10 एमसीक्यूज डेफिनेटली बनने वाले हैं, मतलब ये हमारा 20% कवर कर रहा है एग्जाम्स में। नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल नंबर 3 होता है ये भी हमारा 10 मार्क्स का एग्जाम में आ ही रहा है, मतलब 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आगे 6 to 8 क्वेश्चंस, है ना। ये भी 10 क्वेश्चंस, ये मार्क्स नहीं है, ये है क्वेश्चंस। एंड मॉड्यूल 3 से भी क्या आ रहा है, हमारे 10 अप्रॉक्स क्वेश्चन आ रहा है। एंड जो हमारा मॉड्यूल 4 हो जाता है जो हमारा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इससे अप्रॉक्स इतना आ रहा है, इसमें से हमारा 5 to 6 एमसीक्यूज बन रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो अप्रॉक्स जो हमारा इंस्टीट्यूट का पैटर्न रहा है वो है अप्रॉक्स 35 एमसीक्यूज के आसपास हमारा आ रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स से। एंड जो नेक्स्ट 15 एमसीक्यूज है मतलब 30 मार्क्स का हमारा मैनेजमेंट पोर्शन आ रहा है। अब हम देखते हैं हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स मेनली रिपीट हो रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जो हमारा मॉड्यूल नंबर 1 हो जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें जो यूनिट 1 है ये हमारी इंपॉर्टेंट रहती है, इसमें से मिनिमम 2 एमसीक्यूज बन ही रहे हैं। एंड देन जो हमारी यूनिट नंबर 3 है इसको आप मार्क कर लीजिए अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से कितने एमसीक्यूज बन रहे हैं, 4 एमसीक्यूज बन रहे हैं, ठीक है ना। और मेनली टॉपिक क्या रहता है, हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमें इलास्टिसिटी निकालनी होती है, या फिर हमें डिमांड सप्लाई या फिर इक्विलिब्रियम के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या, या तो पेरिशेबल गुड्स के बारे में जो हमें इलास्टिसिटी बतानी होती है, ऐसे इस टाइप के एमसीक्यूज इस टॉपिक में से रिपीट हो रहे हैं। देन जो हमारी यूनिट नंबर 4 एंड 5 है इनमें से जनरली 2 एमसीक्यूज, दोनों यूनिट को मिला के 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, मतलब जो हमारा मॉड्यूल 1 है उसमें से 8 एमसीक्यूज इस तरह से आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी मॉड्यूल नंबर 2 हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 9 एमसीक्यूज, मिनिमम 9 एमसीक्यूज हमारे यूनिट 1 में से आ रहे हैं, 2.1 यूनिट में से। एंड 1 एमसीक्यूज हमारा कभी कभी 2.2 से आ जाता है, नहीं तो 10 एमसीक्यूज हमारे 2.1 से आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो जाता है हमारे, ये परफेक्ट कंपटीशन, डुओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली कंपटीशन, इनके फीचर्स एंड डिफरेंसेस जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में से या फिर इस मॉड्यूल में से। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है हमारा मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल 3 में क्या हुआ, मॉड्यूल 3 में 1 एंड 2 हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से 45 एमसीक्यूज बन रहे हैं। एंड देन हमारे लास्ट के 3 एमसीक्यूज अप्रॉक्स इस हमारी यूनिट से बन रहे हैं, एंड जो रिमेनिंग 2 एमसीक्यूज हमारे जनरली थर्ड यूनिट से बन जाते हैं। तो मतलब इससे भी आपके मिनिमम 10 एमसीक्यूज आने ही वाले हैं। एंड जो हमारी यूनिट नंबर 4 हो जाती है इसमें जनरली कौन सा आ रहा है, हमारे मनी के फीचर्स या फिर कमर्शियल बैंक के फीचर्स, बैंकिंग के फीचर या फिर सेंट्रल बैंक के फीचर्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग। एंड लास्ट जो हमारे मॉड्यूल हो जाता है मॉड्यूल नंबर 4, इसमें सिर्फ क्या, हमारे जो यूनिट नंबर 1 है ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें जनरली क्या पूछा जा रहा है, या तो स्वॉट एनालिसिस के बारे में, इसके बारे में एमसीक्यूज आ रहे हैं, या फिर पेस्टल्स।
इनके बारे में एमसीक्यूज आ रहे हैं। एंड यूनिट नंबर 2 में खाली वुकाफू के आप क्या करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख के जाना, एंड उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मतलब यहाँ से भी 5 to 6 एमसीक्यूज हमारे आ रहे हैं, मतलब टोटल 35 एमसीक्यूज आएंगे हमारे इकोनॉमिक्स में। एंड मैंने आपको यूनिट वाइज बाइफरकेट कर दिया है कि कितने एमसीक्यूज हमारे किस यूनिट में से बन सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा एबीसी एनालिसिस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स था वो कंप्लीट होता है। बट जाने से पहले मैं आपके पास 4 इंपॉर्टेंट डाउट्स जो हर स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स के पेपर में आते ही आते हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सको। फर्स्ट डाउट जो कॉमनली हर स्टूडेंट का होता है वो क्या होता है, सर क्या हमें नाम याद रखने हैं, क्या हमें ऑथर के नाम याद करने होंगे क्या, ऑथर नेम्स। तो इसका मैं जवाब रहेगा हाँ। हमारा जो फर्स्ट यूनिट रहता है, हमारा फर्स्ट यूनिट क्या था, मॉड्यूल फर्स्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट का था, हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें जितने नाम है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड जो मेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो हो रहा है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हमारे एडम स्मिथ है। तो मतलब हमें नाम या फिर ऑथर्स के नाम याद रखने हैं, कौन सी बुक है वो भी याद रखनी है, ताकि अगर एमसीक्यूज में आए तो हम इजिली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। सेकंड जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट रहता है वो रहता है, सर क्या यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते क्या, या मेरे को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा क्या, या मेरा एग्जाम बहुत लेंदी हो जाएगा इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वजह से। तो हाँ, दो मैक्सिमम 2 या 3 आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिकल हो सकते हैं। कौन से चैप्टर में से आएंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो हमारा मॉड्यूल 1 का यूनिट नंबर 3 रहती है, इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्या देना होगा, आपको बता दिया जाएगा प्राइस आपका 12 से 20 हो चुका है, तो आपकी डिमांड इतना आपकी 100 से 200 हो गई है, 100 से 50 हो चुकी है, आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो इलास्टिसिटी क्या है, मतलब हमें इलास्टिसिटी निकालनी होगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 या 2 मिनट्स लग सकता है। एंड नेक्स्ट आपका कौन सा प्रैक्टिकल बन सकता है, आपका इस चैप्टर में से बन सकता है, जहां पर आपको दे दिया जाएगा इनिशियल डिपॉजिट है हमारा 1000 रुपीज, आपको डिटरमाइन करना होगा कितना एडिशनल डिपॉजिट बन सकता है, आपको क्या दे दिया जाएगा, रिजर्व रेशियो दे दिया जाएगा, एंड देन उसके बेसिस पे आपको क्या निकालना होगा, मनी सप्लाई निकालनी होगी मार्केट में। ठीक है ना, तो मतलब ये 2 या 3 क्वेश्चन ही हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज्यादा आपका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता है। थर्ड, सर हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा डायग्राम है ना, बहुत सारे चार्ट है, डायग्राम्स है, लाइक डिमांड एंड सप्लाई का, टीयूएमयू का, हमारे परफेक्ट ओलिगोपोली, या फिर जितने भी मार्केट्स के क्वेश्चंस हैं वहां पे हर जगह डायग्राम है। तो क्या एग्जाम में कोई डायग्राम आ सकता है क्या, क्या मैं डायग्राम छोड़ के चला जाऊं या डायग्राम करने जरूरी है, तो प्लीज डायग्राम छोड़ के मत जाना, ये क्या है कंपलसरी है। ऑल्दो एग्जाम में एक भी डायग्राम नहीं आएगा, एग्जाम में एक भी डायग्राम नहीं आएगा, बट डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। लाइक अगर एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूं, अगर टीयू मैक्सिमम है तो एमयू कैसा होता है, जब टीयू मैक्सिमम होता है तो एमयू क्या होता है, या फिर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जो हमारा परफेक्ट इलास्टिसिटी होता है उसका चार्ट कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एंड ये क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व कर सकते हो जब आपको पता होगा इसका डायग्राम कैसा होता है, अगर आपको नहीं पता होगा कि डायग्राम कैसा होता है तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट, सर जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो सर हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली यूनिट है, कौन सी यूनिट है हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाली, यूनिट नंबर 3.3। एक बार इसे ओपन करते हैं देन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सर जो ये हमारी मॉड्यूल 3.3 है, ये जो हमारे कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक है, इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। कौन से वाले, सर ये वाले, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सब में अलग अलग डेट्स हैं। सर क्या मेरे को ये याद करनी होगी क्या, क्योंकि सर हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सारी डेट्स याद कर लूं। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, आप प्लीज एक डेट्स इंपॉर्टेंट है जो हमारी है आरबीआई वाली, आप इस डेट को जरूर याद करके जाना, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में भी दिया गया है, हमारे क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया है। बट जो आपकी डेट्स हो जाती है, आप यहाँ पे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इनको इग्नोर कर सकते हो, बट इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है एंड फीचर्स क्या है, ये प्लीज जरूर याद करके जाना, क्योंकि हो सकता है इसमें से 1-2 क्वेश्चन बन जाए हमारे एग्जाम में। मतलब हम डेट्स को इग्नोर कर सकते हैं बट इनका एम या ऑब्जेक्टिव इग्नोर नहीं करना है।
एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूं या फिर आपको प्रोवाइड कर दूं, जहां पे मैंने स्टडी मैट में मार्क किया है कि कहाँ पे कौन से टॉपिक में से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड कहाँ पे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में कह सकते हो। एंड मैं आपको सारे यूनिट्स की आपको ये मटेरियल सारे यूनिट्स के आपके पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे हर यूनिट में मैंने मार्क किया है कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर इनसे एमसीक्यूज बन सकता है। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट्स में लिखना होगा कि वी वांट पीडीएफ, है ना। तो मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा एंड देन आप वहां से ये पीडीएफ एक्सेस कर पाओगे। लास्ट में जाते जाते मैं आपके साथ एक गोल्डन टिप जो हमारे सभी सीएमए फाउंडेशन के लिए सभी सब्जेक्ट्स में काम करने वाली है, ये आपके साथ गोल्डन टिप शेयर करना चाहता हूँ। क्या गोल्डन, अब ये क्या रहेगी, ये टिप कौन सी है, गोल्डन टिप है हमारी नो ओवर थिंकिंग। सर ये क्या बता दिया, ये तो मेरे को पता ही है। ठीक है, मेरे को ज्यादा नहीं सोचना है, एग्जाम में ज्यादा नहीं सोचना है, ये तो मेरे को पता ही है। आप क्यों बता रहे हो, आपको पता है इसलिए ही आपको बता रहा हूँ। क्या होता है, हम एग्जाम जब अपीयर करते हैं हमें क्या करना है, हमें 120 मिनट्स मिलेंगे, हमें 2 पेपर एक साथ अटेम्प्ट करने हैं। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो मैथ एंड इकोनॉमिक्स मेरे को एक साथ अटेम्प्ट करना होगा, मेरे को 120 मिनट्स में दोनों पेपर अटेम्प्ट करने होंगे। अब जब मैं अपना पेपर स्टार्ट करूंगा मेरे पास प्रेशर होगा बहुत ज्यादा, मेरे को मैथ्स भी करना है, इकोनॉमिक्स भी करना है। मैथ एक पर्टिकुलर पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैलकुलेटर यूज करना है। एंड इकोनॉमिक्स क्या हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। अब क्या हो सकता है, जब स्टार्टिंग से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करोगे, हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आपके हार्ड क्वेश्चन हो। एंड अगर स्टार्टिंग का क्वेश्चन हार्ड हो जाता है तो हमारा पूरा पेपर हार्ड लगने लगता है, क्योंकि हम उसी क्वेश्चन के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जैसे ही आपके पास पेपर आए सबसे पहले स्टार्टिंग से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या मेरे को आता ही नहीं है, उनको छोड़ो, बिल्कुल नहीं सोचना है, आगे क्वेश्चन करो। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, हम 3 to 4 क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं एंड नेक्स्ट जो हमारे 46 क्वेश्चन होते हैं उनको लीव कर देते हैं या फिर उनके लिए हम टाइम ही नहीं छोड़ते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे आखिर के जो हमारे नेक्स्ट 46 क्वेश्चन जो हमारे स्कोरिंग हो सकते थे, वो इन 3 to 4 क्वेश्चन की वजह से वो भी स्कोरिंग नहीं हो पाता है। तो मतलब क्या करना है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उन्हें छोड़ना है, लास्ट में जाके जो टाइम बचेगा वहां पे हम अटेम्प्ट करेंगे एंड छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसी के साथ मेरी जो एबीसी एनालिसिस थी ये कंप्लीट होती है एंड देन अब दिशा मैम आके आपके साथ मैनेजमेंट की एबीसी एनालिसिस डिस्कस करेगी। सो गाइस, पेपर 1, 2, 3 क्लियर हुआ है। पेपर 4 करण सर आपको इकोनॉमिक्स बता चुके हैं क्या रहेगा इसका एबीसी एनालिसिस। अब मैं आपको जो बिजनेस मैनेजमेंट पोर्शन है 30% जो वेटेज कैरी करता है, आइए इसका भी संधि विच्छेद करके बता देती हूँ कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स रिपीटेडली आस्क्ड हैं और उन पर ज़्यादा मेहनत करते हुए फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो हाई प्रायोरिटी हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो है कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। जो इनिशियल क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं वो यहीं से देते हैं। अब मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, 30% वेटेज हम बोलते हैं ये बिजनेस मैनेजमेंट की है, बट अगर आप रिसेंट एमक्यूपीज उठाते हो, दोनों एमक्यूपीज उठाते हो, पर 30% वेटेज मतलब 15 क्वेश्चन होने चाहिए लॉजिकली, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। बट इफ यू सी बोथ द सेट्स, क्वेश्चन नंबर 29 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक, जिसमें से एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का डला हुआ है, ठीक है, गति पीएम गति वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, और सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 30 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक यहीं से पूछा गया है बिजनेस मैनेजमेंट से। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 15 ही क्वेश्चंस बिजनेस मैनेजमेंट से आए, हो सकता है 5-6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछ लिए जाए वहाँ से या यहाँ से। 100% इंस्टीट्यूट ये वेटेज जो दिया हुआ है हर बार फॉलो करें, ज़रूरी नहीं तो बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जाएंगे, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट कंपैरेटिवली ईजियर भी है। यस तो ये टॉपिक्स डेफिनेटली करने हैं अपन को। लीडरशिप, मोटिवेशन, इसके कंसेप्ट्स और थियरीज बच्चे भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं, बार बार मुझे मैसेज करते रहते हैं, मैम कैसे याद करें कैसे याद करें। इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर 2 घंटे बैठ के पढ़ लोगे ना, हाथ में कलम का इस्तेमाल करके लिख लोगे कि अच्छा ये थियरी में ये बात बोल रखी है, हो जाएगा। हमें बहुत बड़ा बड़ा तो लिखना नहीं है, पेपर हमारा सब्जेक्टिव नहीं है, हमें स्मार्टली पढ़ना है, स्मार्टली रिवाइज करना है, बट थियरीज छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में टाइप्स और प्रोसेसेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप रिसेंट एमक्यूपी जो इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 25 के लिए रिलीज किया है, वहां पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं।
अब एक बात से बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, जो बच्चे स्कैनर सॉल्व कर रहे हैं वो शायद पीछे 8-9 साल पुराने क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं स्कैनर में। मेरे बेटे पेपर सिलेबस चेंज हो चुका है, 2022 में अमेंडमेंट्स आए हैं, तो 100% वैसे ही क्वेश्चन आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं। तो MCQ बैंक और MQPs आपको एक स्टैंडर्ड देगा, प्लस अब रिसेंट 2-3 अटेम्प्ट्स के पेपर देखेंगे तो आपको जो एंजाइटी हो रही है ना कि मैम क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है, सिलेबस में चेंजेस हुए हैं मेरे बेटे, तो पीछे वाले क्वेश्चन सब हटा तो नहीं देंगे ना। अगर प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन है आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम हाई के लिए रेडी होते हैं तो लो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट ऐसा अंदर अंदर घुटते नहीं रहेंगे मैम कैसे होगा, मैनेजमेंट कैसे होगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, स्कोरिंग है, आप बहुत खुश निकलोगे पेपर से बाहर, बस इसे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब मीडियम प्रायोरिटी, स्टीवर्डशिप और एजेंसी थियोरी, हर बार फ्रीक्वेंसी इसकी काफ़ी हाई है, 2-2 पेज के चैप्टर्स हैं, इसको अच्छे से पढ़िए। और स्टीवर्डशिप और एजेंसी दोनों ही सेट में दी हुई हैं इस बार जो रिसेंट MQP है, तो बिल्कुल इसको हमें, चाहे ये कैटेगरी बी है, हम पहले सेक्शन ए कर लेंगे, जो कैटेगरी ए वाले क्वेश्चन हैं, टॉपिक्स हैं, उन्हें कर लेंगे, बट इनको भी करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब मैंने जैसे कि आपको लॉ में बताया था, ये आपको सारे टीचर्स बता चुके हैं, सिलेक्टिव स्टडी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ वे दैट यू शुड डू, कि पहले इसको दो टाइम, फिर इसको दो टाइम और फिर इसको दो टाइम, ठीक है। क्योंकि जो कैटेगरी सी, फिर से बोल रही हूँ, कैटेगरी स्पेसिफिकली इन मैनेजमेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई नहीं है, हर बार नहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिवली टाइप्स पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, बट आसान इतने हैं कि अगर आ गए तो ले लो नंबर, है ना। वो तो हम चाहते हैं, हम तो झोली फैला के खड़े हुए, दे दो हमें को नंबर, ठीक है जी। फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और लीडरशिप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये ऑलमोस्ट वही है जो आपने क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, ओके। अब लो प्रायोरिटी बट इजी, जैसे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with and through others to reach the goal of the organization effectively and efficiently and effectively। अब ये मैनेजमेंट फिल इन द ब्लैंक था, आपको मैनेजमेंट चूज करना था, ये डेफिनेशन आती थी तो हम चूज कर सकते हैं ना, 2 नंबर मिल जाएंगे ना हमारे को, इसलिए ये इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट करेंगे लास्ट प्रायोरिटी पर, बट करेंगे ज़रूर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर फंक्शनल और डिविजनल तो आप 12th में पढ़कर आए हो, बट कुछ नए स्ट्रक्चर्स हमारे पास यहाँ हैं जो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाएंगे, ओके। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ईजी टॉपिक्स, प्रायोरिटी लो रखेंगे, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हमारी तो बल्ले बल्ले है, okay। Once you are done with these topics, now it's a must do guys, specifically for management it is a must do। आपको MQPs दोनों सेट्स करने हैं, सेट 1 में क्वेश्चन 30 ऑनवर्ड्स मैनेजमेंट पे है, और सेट 2 में क्वेश्चन 29 ऑनवर्ड्स मैनेजमेंट पे। वैसे तो मैं पूरा ही करना है, इकोनॉमिक्स भी करना है, क्योंकि हमारे को तो ओवरऑल इस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग कमांड पकड़नी है ना, बट यहाँ पर क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स हैं तो पॉसिबिलिटी टू गेट मोर मार्क्स भी बढ़ जाती है। मैंने मान लिया मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट गेटिंग मार्क्स ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट, राइट। क्योंकि इंडिविजुअल तो हमें 40-40 चाहिए, बट एग्रीगेट भी तो 50% बनाना है, ठीक है मेरे बेटे। तो ये करेंगे, प्लस MCQ बैंक भी 100% करेंगे, जो कि हम आपके पास लेकर आ ही रहे हैं। आई एम गोइंग टू मीट फॉर स्पेसिफिकली फॉर मैनेजमेंट ऑन 8 दिसंबर, रात को मैं आपसे मिलूंगी और हम सारे क्वेश्चन MCQ बैंक के फॉर मैनेजमेंट भी कर लेंगे। बाकी MQPs आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जो निर्माण बैच में उनके साथ मैंने जस्ट कपल ऑफ डेज अगो दोनों सेट्स करे हैं, है ना, दोनों सेट्स के सारे क्वेश्चंस करें। बाकी इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, हो जाएगा। अपने आप पे भरोसा रखो, उस खुदा पे भरोसा रखो, अपने पेरेंट्स की दुआओं पे भरोसा रखो, तुम कर लोगे, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हो जाएगा। Okay, so guys, with this I'll take your leave. Wish you the best. विजय अभ्यास में मिलेंगे विजयी भवा होने के लिए।